जनहित जागरण, समय के साथ आपकी आवाज। नमस्कार, मैं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं जनहित जागरण। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल जनहित जागरण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत। आप सबको इस नवीन चैनल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में आपका चैनल प्रगति की ओर अग्रसर हो और खूब ख्याति प्राप्त करे। सर, चेयरमैन के रूप में आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है और बैंक को मजबूत बनाने के लिए आप क्या सोच रखकर काम कर रहे हैं, क्या सोच लेके? देखिए, उत्तर प्रदेश, पहला चीज तो मैं आपको जानकारी में देना चाहूँगा कि हमसे पूर्व में जो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक था, अब आरबीआई के द्वारा हम इसको जो है उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा हमको प्राप्त हो गया है। अब हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक अब उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसे हम अपने बैंक को स्टेट से कोरिलेट कर सकते हैं। जो आपने विषय पूछा कि हमारा दायित्व उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक पे क्या है एज चेयरमैन, तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 3 लेयर में काम करता है। प्रथम लेयर जो है वो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक है, दूसरे लेयर में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, और जो तीसरा लेयर है वो समितियां हैं जिनको हम इनडायरेक्टली फाइनेंस करते हैं अपने डीसीबीज के माध्यम से। शीर्ष पद पर बैठे हुए चेयरमैन का दायित्व होता है कि वो बोर्ड में जो डायरेक्टरों के माध्यम से समय समय पर बैंक से रिलेटेड आवश्यक जो फैसले होते हैं, जिन पे जो मोस्टली कंसर्न होता है फाइनेंशियल मैटर्स पे, जैसे हमारे लोन, खासकर जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन फाइनेंस करते हैं, खासकर शुगर केन इंडस्ट्रीज को। आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हम प्रदेश के 23 शुगर कोऑपरेटिव बैंक को फाइनेंस करते हैं, साथ ही साथ प्रदेश के 16 प्राइवेट बैंकों को फाइनेंस करते हैं। तो इनकी जितनी भी वित्तीय सहायता है वो बोर्ड के माध्यम से और बोर्ड के स्वीकृति के माध्यम से हम लोग उनको फाइनेंस करते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल फ्रंट पे हम एज अ बोर्ड हम ऐसे ऑपरेट करते हैं। दूसरा, जब विषय आता है कि कोई पॉलिसी मैटर हो और कोई ऐसे मैटर्स हो जहां पर हमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो अपने एम्प्लॉय के खिलाफ, वो सारी विषय भी हमारे बोर्ड में आती है, ताकि बैंक जो है वो अनुशासन के हिसाब से चले और उसमें कोई अनुशासनहीनता ना हो। ये भी बैंक सुनिश्चित करता है अपने बोर्ड के माध्यम से। सर, अब तक के कार्यकाल में आपको सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आई और आपने उसका समाधान सामना कैसे किया? देखिए, बैंक का सबसे बड़ा तो प्रश्न, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इससे पूर्व जो है प्रदेश की जितनी भी कोऑपरेटिव शीर्ष संस्थाएं थी वो एक परिवार के हाथों में थी, और वो अपने जैसे कहे कि किचन कैबिनेट की तरह उसको चलाती थी, अपने पर्सनल गेन्स के लिए चलाती थी, और इन संस्थाओं का फाइनेंशियली जो है लगभग स्ट्रेंथ जो है वो समाप्त हो गया था। उसको पुनः स्थापित करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करना पड़ा, और खासकर रूट लेवल पे तो बहुत ही काम करना पड़ा हम लोग को, खासकर समिति लेवल पे, जहां हमारी समितियां लगभग समाप्ति की ओर पे आ गई थी। वहां पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया था, वहां पर कोई एचआरडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर कोई स्टाफ नहीं था। आज भी सचिवों की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी संख्या है, अब आने वाले समय में महाराज जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हम लोगों को आदेश भी दिया है कि हम लोग नए सचिवों की नियुक्ति भी करें, ताकि समितियों में जो एक शॉर्टफॉल आया है सचिवों का, उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो हम लोग कुल मिला के एचआर लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे हम इसको दोबारा से मजबूत कर रहे हैं और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सर, किसानों और छोटे खाताधारों को आसानी से कर्ज देने के लिए आपका बैंक क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, हम लोग तो बनाए ही गए हैं छोटे किसानों को लोन देने के लिए। देखिए, हमारी जो समितियां बनाई गई थी, पैक्स बनाए गए थे, हमारा जो बैंक बनाया गया था, वो इसीलिए बनाया गया था कि किसानों को जो है गांव में पहले
जो सूद पे जो साहूकार लोन देते थे और उनका शोषण होता था, उनसे बचाने के लिए हमें स्थापित किया गया। तो हम लोग तो आज़ादी से पहले से कार्यरत हैं, अपने छोटे किसानों को उनको बीज के लिए, खाद के लिए और नए तकनीक को अडॉप्ट करने के लिए हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और करते रहे भी हैं और आगे करेंगे भी। तो हमारा तो काम ही है छोटे किसानों को फाइनेंस करना, और अकेले उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ये काम करता है और आगे भी भविष्य में करता रहेगा। सर, राजनीति और बैंकिंग को संतुलन रखने के लिए आप कैसे देखते हैं, और मतलब कि सर आपका बैकग्राउंड भी राजनीति से आता है, इसलिए मैंने जी देखिए समन्वय तो बनाना पड़ता है। ये तो सही बात है कि राजनीति एक बड़ी राजनीति करना, उसमें समय वो भी बहुत खातिर लेता है और आपको समय भी देना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको देखना होता है, क्योंकि हम आम जनता से जुड़े लोग हैं, तो जनता का भी विषय तमाम रहते हैं, उनको हम लोग को एड्रेस करना पड़ता है। और जब हमारा बैंकिंग क्षेत्र में जब हमको काम करना होता है, तो हमें यहाँ पर इसको व्यावसायिक रूप से देखना होता है। तो दोनों का समन्वय बनाने के लिए समय तो देना पड़ता है, और ये चैलेंजिंग काम तो है, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन ये हम इसको ऐसा ये हम अपना ड्यूटी मान के चलते हैं, अपना कर्तव्य मान के चलते हैं, तो समय अपने आप निकल जाता है। इसमें हमें अच्छा लगता है। तो जिस क्षेत्र में आपको सिर्फ काम न लगे और काम को अगर आप अपने शौक की तरह ले, तो आपको सब हर चीज पॉसिबल है। सर, इस समय बैंक की आर्थिक स्थिति क्या है और एनपीओ को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? जब मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन बना, तो उस वक्त हमारा जो लाभ था वो लगभग 23 करोड़ था। आज बैंक जो है विगत 2 वर्षों में 100 करोड़ पार कर चुका है। अगला जो हमारा टारगेट है और जो हमने टारगेट रखा है वो लगभग 150 करोड़ पार करने का है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हम लगभग 150 करोड़ पार कर जाएंगे। सर, कोऑपरेटिव बैंक एक कर्जदाता बैंक के रूप में जाना जाता है, मतलब इसकी पहचान है, तो मेन स्ट्रीम के रूप में कब देखा जाएगा? कोऑपरेटिव बैंक कर्जदाता जैसे, अच्छा, हाँ, मतलब इसकी पहचान है कर्जदाता। देखिए, हम बैंक हैं, बैंक को इस तरह से श्रेणी में लाना उचित नहीं है। उसका स्वरूप जरूर व्यावसायिक है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन उसका व्यावसायिक स्वरूप तो है, क्योंकि कर्ज क्योंकि ये जो पैसा हम लेते हैं वो हम नाबार्ड से, हमें नाबार्ड जो हमारी रिफाइनेंसिंग एजेंसी, वो नाबार्ड है, वो हमको रिफाइनेंस करती है। तो हमें मान लीजिए अगर वो हमें अगर 7% पे देती है, तो हम किसान को 8% पे देंगे। तो अगर 1% के मार्जिन पे हम नहीं देंगे, तो वो कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? और तो स्वाभाविक बात है, ये व्यावसायिक रूप तो इसका है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हम इसको ये भी नहीं कहेंगे कि ये कोई वेलफेयर वाला संस्था है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल संस्था है और इस हिसाब से उसको चलाना भी पड़ता है। सर, आप स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के, उनके पुत्र हैं, और माना जाता है कि उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सत्य है कि पिताजी जो है 1986-87 का ये प्रकरण है, और उसी के बाद जब उन्होंने ताला खुलवाया, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस उनको फलस्वरूप ये सब झेलना पड़ा कि उनको यहाँ से चीफ मिनिस्टर पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर उनको केंद्र में बुलाया गया, उसके बाद उनको विदेश भेजा गया, जहाँ उनका देहांत हो गया। तो कुल मिला के षड्यंत्र उनके खिलाफ रहा, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म किया गया। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राम के उस पे जो है विषय उनके लिए हमेशा बहुत मायने रखता था। तो उस विषय को एड्रेस करने के नाते कांग्रेस पार्टी ने जो पनिशमेंट दिया, उनका करियर समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र किया, वो परिणाम स्वरूप सबके सामने था, और उन्होंने उसका खामियाजा भी भुगता। सर, आप गोरखपुर से आते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब और क्या कह सकते हैं कि एक संत आपका सेवक के रूप में आपकी सेवा कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक संत आपकी सेवा का कार्य कर रहा है, और संत से बड़ा सेवक कोई हो नहीं सकता है। तो ये तो भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश का कि एक संत जो है आपका अगुवा है, चीफ मिनिस्टर है, और वो जो है निरंतर
त्याग की भावना से प्रदेश की जनता की सेवा में वो लगे हुए हैं। सर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि समय जो है बहुत ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। पूरा विश्व इस वक्त 2 भागों में बटा हुआ है, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। और जनता को अपने मत को इस प्रकार से डालना होगा कि उसको देखना होगा कि वो अपने वोट को किस तरह से जो है अपने जो पक्ष में और अपने हित में डाले और जातियों में ना बटे। और मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि जब सब धर्म में बटा हुआ है मामला, तो जनता को अपने उस हिसाब से अपना जो है चुनाव करना चाहिए। ये थे हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह जी, जिनसे बैंक और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल जनहित जागरण पे। धन्यवाद।